सबसे पहले हम चैप्टर नंबर सेकंड में रिड्यूस सिलेबस जो हुआ है उस पे निशान लगाएंगे। तो चैप्टर नंबर सेकंड में सीधे आ जाओ आप पेज नंबर 55 पे। टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, पेज नंबर 55। टॉपिक का नाम है 2.7। यहाँ पे आ जाओ और इसको कर दो क्रॉस, एबनॉर्मल मोलर मास। ये हो गया आपका क्रॉस, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, एक तो ये क्रॉस है। और आगे चलें तो ये पूरा जो पेज है इससे अगले वाला ये पूरा क्रॉस है। कौन सा? पेज नंबर 56 पूरा क्रॉस है। ठीक है, देख लिया होगा। और आगे चलें तो पेज नंबर 57 ये पूरा का पूरा पेज क्रॉस है। ठीक है, और यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी इसी से बेस था तो ये भी क्रॉस हो गया। और आगे चले तो हम 58, ये जो 58 है ये सारा का सारा क्रॉस है पूरा पेज। यहाँ पर एग्जाम्पल जो 2.13 था ये भी क्रॉस हो गया। अब बात आती है एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनमें आपका सीधा सीधा ये क्वेश्चन नंबर 31 इसी पे बेस है, 32 इसी पे बेस है, 33 इसी पे बेस है। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ है नहीं, ये अभी एक पेज मिसिंग है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 जो है ना वो भी क्रॉस है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 40 भी नहीं आ रहा है। तो ये थे वो क्रॉस वाले सिस्टम सारे के सारे जो इसमें थे। चैप्टर नंबर सेकंड भी आपके हो गया, फर्स्ट के जो निशान है वो हो गया आपके रिड्यूस के, सेकंड के हो गए रिड्यूस के, और अब आपके इसके भी रिड्यूस के जो है मार्क वो खत्म हो गए। फर्स्ट, सेकंड और सेवंथ इसके हो गए। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो हमारे पास लिस्ट है। अब इसमें सीधे सीधे आ जाओ आज नोट्स के अंदर। आज हम प्रैक्टिस थोड़ी नोट्स से ज्यादा करेंगे, यानी आज की क्लास आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगी। पी ब्लॉक एलिमेंट 7 मार्क्स का आता है 70 में से, तो एक मेजर पोर्शन जो ये कवर करता है। तो भाई अब कहानी कुछ ये है कि यहाँ एक टेबल बनानी होती है। टेबल आपको बहुत अच्छी बनाई हुई यहाँ देख रही है। देखो ये जो वैल्यू है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। पूरी टेबल मैं आपको समझाऊंगा अगले 20 मिनट के अंदर अंदर। आप इस टेबल के एक तो सारे के सारे पोर्शन को समझ जाओगे और एग्जाम्पल जो इस पे बेस हैं वो भी आप समझ जाओगे 20 मिनट के अंदर अंदर सारे के सारे विद एग्जाम्पल। तो इस टेबल में आपको कुछ ऐसा सेक्शन बनाना है जैसे इस बच्चे ने बनाया है। इस तरीके से इसको ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसके ऊपर जो आपको 0 1 2 3 दिखाए गए हैं ये असल में ये आपके लॉन पेयर हैं। ठीक है, 0 लॉन पेयर, 1 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर। जिन बच्चों ने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में ये कर रखे तो उनके लिए थोड़ी सी रिवीजन है बस, और कुछ नहीं है। ये जो 0 1 2 3 है ये लॉन पेयर है और इनको दिखाया गया है यहाँ से, दीज आर कॉल्ड लॉन पेयर। ठीक है, तो ये लॉन पेयर इस डायरेक्शन में है। और ये x अपॉन में हाइब्रिडाइजेशन, x डिवाइड बाई हाइब्रिडाइजेशन नीचे डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d। इसी तरह से यहाँ x की वैल्यू 6 है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d2। तो टेबल को आप पूरी अच्छी तरह से समझ चुके हो। अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में करता हूँ स्टार्ट। देखो यहाँ थोड़ा सा ये जो पोर्शन है वो हिडन है तो मैं इसको इस कलर से लिख देता हूँ, रेड से। देखो यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू क्या थी आपकी, ये थी आपकी लॉन पेयर। ठीक है, ये लॉन पेयर है जो यहाँ से यहाँ है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 भी होता है। ठीक है ना, तो नीचे क्या है आपकी वैल्यू, वो है x अपॉन में h। x होती है वैल्यू 2। कैसे आती है आज की क्लास में सीखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो उस बिहाफ से मैं इसको समझाऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन 2 के लिए क्या होती है sp होती है, 3 के लिए क्या होती है sp2 होती है। ठीक है ना, इसी तरीके से 4 के लिए क्या होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और स्टेप बाय स्टेप कैसे आंसर निकालना है वो भी सीखेंगे। अच्छा, अब कभी भी कोई मान लो मॉलिक्यूल है जैसे BeCl2 मॉलिक्यूल है, तो AB2 टाइप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं AB2 टाइप। ठीक है, तो AB2 टाइप में
कोई भी लोन पेयर नहीं होता, इसलिए जीरो वाले केस में दिखाया गया है। बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, इसकी शेप होती है लीनियर। इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता, ना एक लोन पेयर ना दो लोन पेयर नहीं होते। आगे अगर हम चलें तो ये टाइप है आपकी AB3 टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर ए, और अगर मान लो जीरो लोन पेयर है, कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो ये टाइप आपकी ये बनती है। आमतौर पर BCl3 ऐसा एग्जाम्पल दिखाता है, ठीक है। इसकी शेप क्या होती है, ट्राइगोनल प्लानर, एक ही प्लेन में है ये, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री जो दिखाई दे रहा है। अगली, मान लो यहाँ पर एक लोन पेयर आता है, ये सिंगल लोन पेयर है, तो ये कहाँ आएगा, ये हम टॉप पे दिखाएंगे इसको। ये देखो, ये टॉप पे दिखा रखा है ना लोन पेयर, यहाँ दिखाएंगे। ये ए है और ये आपके बी है। इसकी शेप ही को देख कर ऐसे लग रहा है जैसे वी शेप है, ये वी शेप या बेंट शेप भी बोलेंगे या वी शेप भी बोलेंगे इसको, ठीक है। तो SO2 आमतौर पर ऐसा एग्जाम्पल दिखाता है। आगे अगर हम चलें तो x की वैल्यू मान लो 4 आती है, कैसे निकालते हैं आज की क्लास में सीखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर sp3 में अगर मान लो कोई लोन पेयर नहीं आया है, तो सारे के सारे एंगल ए बी सी, इस बच्चे ने ये बिल्कुल ऐसे सीधा दिखाया है, ऐसा नहीं होता। इसको थोड़ा सा आपको बेंट ऐसा दिखाना है, ऐसा बी, ठीक है। तो ये इसे टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री। यहाँ अगर देखें तो इसे एक लोन पे अगर मान लो आता है तो टॉप पे दिखा दो, यहाँ दिखा दो। इसकी शेप होगी ट्राइगोनल पिरामिड। अब ये पिरामिड ऐसा बन गया, पिरामिड जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर को हम शेप में काउंट करते ही नहीं है। तो ये ट्राइगोनल पिरामिड है। इसका जो एंगल है हम देखेंगे 107 डिग्री एंगल होता है अमोनिया का, ठीक है, 107 डिग्री। अब यहाँ पर H2 जो एक एग्जाम्पल है, यहाँ दो लोन पेयर आते हैं, तो एक को अगर ऐसे में दो लोन पेयर दिखाने हुए तो कहाँ दिखाएंगे, टॉप पे, और यहाँ दिखा देंगे। क्योंकि लोन पेयर को काउंट ही नहीं करते, तो ये जो आपका एंगल हो गया, ये आपकी शेप होगी वो कौन सी होगी, बेंट या फिर वी शेप। आमतौर पर इसका एंगल जो होता है वो होता है 104.5 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया केस डिस्कस। अगर मान लो लोन पेयर आपके जीरो हैं और एक्स की वैल्यू 5 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आमतौर पर PCl5 एक पॉपुलर एग्जांपल है इसका, जो दिखाता है। शेप होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिड, दो पिरामिड बने हैं। ये जो आपका ट्राइंगल है, ये वाला आपका ट्राइंगल है, ये बिल्कुल बीच में होता है, और इसके ऊपर ये पिरामिड बनते हैं। एक पिरामिड ऊपर बन गया, एक यहाँ पिरामिड बन गया, ठीक है। पिरामिड आपने देखे होंगे, ऊपर पिरामिड और नीचे भी पिरामिड बन रहा है। अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं तो एक नीचे भी पिरामिड बन रहा है, ये रहा नीचे। तो दो पिरामिड है जो ऊपर और नीचे बन रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर सीसो, यहाँ अगर मान लो इस पूरे डायग्राम में, पिरामिड तो आप समझ ही गए हो, हटाओ यहाँ से। पूरे डायग्राम में अगर यहाँ पे शेप जो होती है इसकी, तो इस शेप में इसको ट्राइगोनल पिरामिड, अगर एक लोन पेयर आएगा तो कहाँ लगाएंगे। देखो, एक लोन पेयर अगर आ गया इस पूरे डायग्राम में, तो आप इसको ये नहीं कि यहाँ टॉप पे लगा दोगे, कहीं भी आपका मन कर रहा है वहां लगा दो, नहीं भाई। ट्राइगोनल पिरामिड में की दुनिया में लोन पेयर यहाँ लगाया जाता है। तो देखो ये रहा लोन पेयर, अगर एक लोन पेयर आया तो ये सबसे, मैं बता रहा हूँ, सबसे पॉपुलर केस है। अभी मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहा था तो उसमें ये वाले केस, और नीट में सबसे ज्यादा केस जो आए हुए हैं वो इसी के आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया तो इसे सीसो बोलते हैं। अगर मान लो दो लोन पेयर आए हैं तो कहाँ लगाएंगे इसमें, तो ये नहीं कि आप, कई बच्चे ऊपर और नीचे लगा देते हैं, यार ऐसा नहीं चलता यार। तुम्हारे जो मन में आ रहा है, आप अपने मन की कहीं नहीं, ये भी नहीं कहीं लगा दो। आप थोड़ा सा सीखोगे ना इसको बेसिक से, जैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पता लगेगा इसके टोटल 5 स्टेप होते हैं। ये कई बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम आया सीधा का सीधा, उन्होंने मॉलिक्यूल देखा और डायग्राम बनाना भी शुरू कर दिया। नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ऐसे तो मैं भी नहीं बना सकता किसी के डायग्राम एकदम से, तो ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। दो लोन पेयर आते हैं तो हम इसको कहाँ लगाते हैं, हम उसको यहाँ लगाएंगे, ठीक है। इस पोजीशन को, इस ट्रायंगल वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं, ये तो ऊपर वाले होते हैं एक्सियल बॉन्ड, और ये होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। यहाँ पर इक्वेटोरियल बॉन्ड कितने हैं, एक दो तीन इक्वेटोरियल है, और दो आपके एक्सियल बॉन्ड है। एक्सियल बॉन्ड आमतौर पर थोड़े लंबे होते हैं। ये कहानी हम यहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, बाई चांस तीन लोन पेयर आए, तो तीनों के तीनों लोन पेयर कहाँ लगाओगे, तो तीनों के तीनों लोन लोन पेयर इस दुनिया में, इस ट्राइगोनल पिरामिड की दुनिया में आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगेंगे। एक यहाँ और एक यहाँ लग जाएगा। मतलब आपने देखा कि एक्सियल बॉन्ड को अभी तक छुआ भी नहीं गया है इसमें।
ट्राइगोनल पिरामिडल की दुनिया में, sp3d की दुनिया में, यहाँ पर एक्सियल बॉन्ड को आप टच भी नहीं कर सकते। और मैंने कितने बच्चे देखे हैं वो सीधा उठा के लोन पेयर यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों आते हैं? ताकि मिनिमम रिपल्सन शो कर पाए, जो हम 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब आती है बात यहाँ पर 6 की। 6 है तो sp3d2 है, और यहाँ पर आपके सारे के सारे जो हैं वो ये पोजीशन बनेगी। इसे स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर हो गया, और ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है। अगर मैं बना के आपको दिखाऊं तो एक पिरामिड ऊपर बन रहा है। द मम्मी मूवी देखी होगी, तो उसमें कई सारे इजिप्ट में पिरामिड है, ठीक है। और यहाँ भी नीचे पिरामिड बन रहा है। एल्केमिस्ट नॉवल अगर आपने पढ़ी है तो उसमें भी इन पिरामिड के बारे में बात की गई है, जहाँ खजाना छुपा हुआ है। तो ये जो पिरामिड है, ये ऊपर और नीचे दो पिरामिड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिडल। अब कोई बच्चा बता सकता है? जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और बताइए इसका दूसरा नाम क्या है। क्या बात है लक्ष्य, लिखने से पहले ही बता दिया, बहुत बढ़िया। लक्ष्य ठीक है, नितेश ठीक है। लक्ष्य दैया, अब आपकी पोजीशन है ना थोड़ी अपग्रेड पे चल रही है, बहुत बढ़िया जा रहे हो। निखिल ठीक है, पलक ठीक है, जितेश ठीक है, बहुत बढ़िया। दीपांशु ठीक है। इसका दूसरा नाम है ऑक्टाहेड्रल। जिन बच्चों को नहीं पता वो समझ लो, इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। यहाँ अगर इस दुनिया में एक लोन पेयर आता है, ऑक्टाहेड्रल की दुनिया में या sp3d2 की दुनिया में एक लोन पेयर आता है, तो ये नहीं कि आप इसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दोगे, नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ लोन पेयर आपका एक्सियल पोजीशन पे लगता है, टॉप पे लगेगा। दो लोन पेयर आते हैं तो ये दो, एक टॉप पे ऊपर, एक टॉप पे नीचे। अब मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ सारे लोन पेयर देखोगे तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगे हुए हैं। यहाँ सारे लोन पेयर देखोगे आप, यहाँ सारे लोन पेयर अगर आप देखोगे इस वाले एरिया में, तो ये सारे लोन पेयर आपके एक्सियल पोजीशन पे लगे हुए हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस। और मैं बता दूं, या तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा या यहाँ से आएगा, बाकी सब रेयर है, रेयर एंड रेयरेस्ट है, ठीक है। अगली है 7। अगर x की वैल्यू 7 आती है तो sp3d2 होगा, और sp3d2 की नॉर्मल विदाउट लॉन पेयर जो शेप होती है वो होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पेंटागन है, एक पिरामिड बनाओगे तो सारा का सारा इस तरीके से पेंटागन बन गया, ऊपर पिरामिड। एक पिरामिड बनाओगे तो 1 2 3 4 5 पेंटागन नीचे बन गया। तो दो पिरामिड होते हैं, तो इसे बोलते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आगे अगर हम चलें तो इसमें एक ही लोन पेयर आ सकता है। ये देखो, ये लोन पेयर यहाँ आया हुआ है, इसका एक ही लोन पेयर पॉसिबल है। आप कहोगे सर दो नहीं है, नहीं भाई दो नहीं है। आप कहोगे तीन नहीं है, नहीं भाई तीन नहीं है। सिमिलरली यहाँ आपका एक लोन पेयर पॉसिबल, दो लोन पेयर पॉसिबल। आप कहोगे सर तीन नहीं हो सकते, आंसर है नहीं हो सकते। ये एक ऐसा डायग्राम है 5 का, जहां पर आपका 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर सभी आते हैं, और कहीं भी नहीं आते। डिटेल स्टडी अगर हम इसकी करें तो अगर आप ऊपर भी देखोगे तो यहाँ देखो, एक लोन पेयर आया हुआ है, दो लोन पेयर आए हुए हैं, तीसरा यहाँ भी वैकेंट है। और ऊपर जाओगे तो यहाँ सिर्फ एक ही लोन पेयर आया है, तो दो लोन पेयर नहीं आ सकते, तीन लोन पेयर नहीं आ सकते। और ऊपर जाओगे तो यहाँ, तो इस डायग्राम में ना तो आपका एक लोन पेयर आ सकता है, ना दो लोन पेयर आ सकते, ना तीन लोन पेयर आ सकते। तो ये थी डिटेल स्टडी ऑफ पैटर्न, कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। टोटल स्ट्रक्चर पहले होते थे 36, अब ये घट के हो गए हैं आपके लगभग 28 के आसपास, 26 के आसपास, ठीक है। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। मैं आपको टोटल 10 चांस दूंगा, और उन 10 चांस में से आप परफेक्ट हो जाओगे आज की ही क्लास में। तो ये चांस यहाँ से होते हैं शुरू। इसको थोड़ा सा ठीक अरेंज कर लेता हूँ भाई, मैं इसको अपने हिसाब से पढ़ने के लिए मैं इसको ऐसे अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ये डायग्राम हम पढ़ चुके हैं तो इस इनको हटाओ यहाँ से, और हम एक एक करके इस अपनी रिसर्च पे चलते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलो, तो रिसर्च होती है यहाँ से शुरू। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका PCl5। तो मैं PCl5 को स्टेप बाय स्टेप आपको बना के दिखा रहा हूँ। PCl5 है तो इसको हम कैसे बनाएंगे। PCl5 नंबर 1 है PCl5। तो एक तरीका है वो ये है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई?
फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 5 होते हैं। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, 8, 7। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये इस क्लोरीन के 7 होते हैं। 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 होते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो फिर ये -1 क्या बोलते हैं क्लोरीन की? ये -1 ये क्या होती है भाई? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 ही है, तो फिर ये -1 क्या है? बहुत बढ़िया आकाश मलिक। आकाश मलिक, निखिल, अवनी, अवनी अपना जो रियल नेम है वो बताइए। ललित ठीक है, जितेश ठीक है, आयुष ठीक है, प्रिया ठीक। ये सारे के सारे को बोलते हैं वैलेंसी, -1 को बोलते हैं वैलेंसी, राइट। तो ये वैलेंसी होती है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो यहाँ ऐड कर दो, टोटल आंसर क्या आएगा? 40। अब रूल क्या होता है, अगर आपका आंसर 8 से ज्यादा है तो किससे डिवाइड करोगे? 8 से। आंसर आया आपका 5, तो ये जो 5 आया है ये आपकी x की वैल्यू होती है। अब सीधी सीधी सी बात है, x की वैल्यू सारी आपने देख ली। x की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp है। x की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। x की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसी तरह से इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी क्या? दूसरा स्टेप sp3d। चलो अब चलते हैं टेबल की तरफ। टेबल में अब यहाँ बार बार रोटेट करना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई। रोटेट, चलो कोई नहीं, मैं एक बार ना वो तो डायग्राम वैसे भी हमें वैसे ही करने हैं, नो प्रॉब्लम। अगर x की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से देखो हमने जो निकाला है x की वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है, तो 5 वाली x की वैल्यू पे जाओ। ये है 5 वाली x की वैल्यू। इसकी एवरेडाइजेशन देख लो sp3d। sp3 देख कर हम क्या कर सकते हैं? हम सीधा सीधा ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लोन पेयर वाला। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा। मैं नहीं मान रहा कि आपने 11th में कुछ सीखा है, हालांकि 11th में ये हम सब कर चुके हैं। कई बच्चे जो मेरे पास 11th में पढ़ चुके हैं उनके तो आंसर भी आ गए चैट सेक्शन में। कोई नहीं, अच्छा है। जिनको नहीं आता, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, तो समझो 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप समझ में आ गया, दूसरा स्टेप समझ में आएगा, तीसरा स्टेप को कहते हैं हम ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री। ठीक है, क्या होती है ज्योमेट्री भाई? sp3d को देखकर इसकी ज्योमेट्री क्या बता सकते हो आप? p1 2 3 4 और 5, ऐसे हम इसकी ज्योमेट्री बना सकते हैं। ज्योमेट्री उसे बोलते हैं जहां पर एटम नहीं लगाया है, अभी एक अदर एटम लगाया नहीं है। तो जगह देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 जगह है, और हमारे पास एटम कितने हैं? ये भी 5 हैं। तो 5 जगह, 5 एटम, तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या आ गया? ये आ गया। अब इसे ज्योमेट्री के बाद क्या बनानी है? जितने एटम देख के ये बना दिया आपने स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर बनने के बाद पांचवा स्टेप होता है शेप। अब इसकी आप शेप बता सकते हो। तो इसकी शेप फिर से देखो, अपना वही टेबल, टेबल में जाओ। विदाउट लोन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं आया, जीरो लोन पेयर। तो इसकी शेप यहां से साफ दिख रही है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये इसकी शेप है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो हम इसको लिख सकते हैं, द शेप इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ठीक है, एक एक करके मैंने आपको बताया। पहले एक्स की वैल्यू, फिर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से बना सकते हैं ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बाद ही शेप बतानी होती है। अब देखना एक बार। अब कुछ बच्चे जो डायरेक्ट बिना इसको देखे शेप बताते हैं, उनमें से एक निखिल है। उसने पहले शेप बता दी स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्यों? मैंने कहा था आपको, जिसने स्टेप फॉलो नहीं किए, मैं खुद भी नहीं बता सकता। अगर मेरे सामने कोई मॉलिक्यूल आ जाए तो मैं शेप बता दूंगा, इम्पॉसिबल। तो ये स्क्वायर बाई पिरामिडल, हालांकि ये लड़का वो पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन इसकी शेप गलत है। ठीक है, तो अब उसके बाद उसने ठीक शेप बताई है, तो जब तक तो टाइम निकल गया भाई। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी शेप है, और सारे स्टेप ये थे। चलो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। एक और हमारा जो क्वेश्चन है वो है नंबर 2, BeCl2। तो स्टेप बाय स्टेप देखो। बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो 2 2 होता है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। क्लोरीन को तभी बताए थे 7 है। 7 2 जा 14, ऐड कर दो 16।
16 को किससे डिवाइड करोगे बताओ? 8 से ज़्यादा होता है तो 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 2 जा 16, आंसर आया 2। देखो x की वैल्यू आ गई आपकी 2, पहला स्टेप हो गया। अब x की वैल्यू 2 देखकर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? टेबल में आ जाओ। भाई x की वैल्यू 2 देखकर हाइब्रिडाइजेशन, ये x की वैल्यू 2 है और ये देखकर हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी? ये देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp। ठीक है, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो हम सीधा-सीधा बता सकते हैं इसको देखकर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद तीसरा स्टेप जो होता है वो ज्योमेट्री होती है। ज्योमेट्री भी आप कहाँ से देख सकते हो? टेबल में देख लो भाई। थोड़ी-सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद सारा समझ में आ जाएगा। देखो ये इसकी ज्योमेट्री होती है। 0 लोन पेयर वाले ज्योमेट्री बताते हैं, तो ये इसकी ज्योमेट्री है ए, बी नहीं लगाना है अभी, ठीक है? अगर आपने बी लगा दिया तो फिर तो स्ट्रक्चर बन गया ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ज्योमेट्री क्या होती है। तो ज्योमेट्री इसे बोलते हैं, ज्योमेट्री आ गई आपकी बी और यहाँ बॉन्ड और बॉन्ड, बस इसको बोलते हैं ज्योमेट्री। अभी स्टेप आगे नहीं जाना है। ज्योमेट्री के बाद जैसे ज्योमेट्री आ गई तो अगला स्टेप है स्ट्रक्चर बताने का। स्ट्रक्चर कैसे बताते हैं? जगह कितनी है? 2। एटम कितने हैं? 2। चलो अभी मजे हो गए। Cl बॉन्ड एंगल कितना है? 180 डिग्री। और जैसे स्ट्रक्चर बन गया, अब हम इसकी क्या बता सकते हैं? शेप। तो कोई बच्चा है जो इसकी शेप बता सकता है? इसकी क्या शेप है? आकाश मलिक, रेनू, जितेश, नितेश, वंश, वेरी गुड, अरुणा, पूजा, निखिल, लॉट ऑफ आंसर्स आर देयर, शिवानी। तो ये सारे के सारे ठीक है, इसकी शेप होती है क्या? लीनियर। लीनियर शेप है इसकी। ठीक है, तो कैसे पता लगे लीनियर शेप? फिर से टेबल में जाओ और इसके नीचे देख लो भाई, विदाउट लोन पेयर, जीरो लोन पेयर में शेप क्या होती है? ये लीनियर होती है। क्लियर? तो इस तरह से हम अब अगले स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं और ये हमारा अगला स्ट्रक्चर है नंबर 3। क्या? CH4। CH4 इसे मीथेन भी बोलते हैं। तो CH4 में कार्बन जो है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई? देखो 2 4 ये कार्बन होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन साफ लग रहे हैं 4। हाइड्रोजन के वैलेंस, हाइड्रोजन तो एक ही होता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। मल्टीप्लाई कर दो 4, आंसर आ गया 8। अब 8 को किससे डिवाइड करेंगे? अब 8 है, मैंने कहा 8 से ज्यादा होते हैं तो 8 से डिवाइड कर दो। 8 या फिर 8 से कम है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 4 जा 8। आ गया समझ में? तो x की वैल्यू हमारी अब आ चुकी है जो कि 4 है। अब अगर x की वैल्यू आ चुकी है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? टेबल में देख लो, sp3 है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो अगला स्टेप है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसे बनाएंगे? कार्बन, टेबल में देख लो 1 2 3 4, ये ज्योमेट्री होगी। जगह कितनी है? 4 है। एटम कितने हैं? 4 हैं। तो अगर हमने ये एटम भी लगा दिए तो ये बन गई आपकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बन गया, तो स्ट्रक्चर को देखकर हम 109.5 डिग्री इसकी क्या बता सकते हैं? शेप। तो इसकी शेप जो है वो क्या है? टेट्राहेड्रल, ये इसकी शेप है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा SF6। तो ये क्वेश्चन है SF6। तो यहाँ हम ला सकते हैं नंबर 4 जिसका नाम है SF6। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भाई कितना होता है सल्फर? 16। तो 2 8 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6 हैं। ठीक है, फ्लोरीन के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सारे हैलोजन फैमिली है। हैलोजन फैमिली के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 7 ही दिखाई देंगे। 7 6 जा 42, ऐड कर लो 48। किससे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आया 6। क्लियर? तो 6 की वैल्यू को यहाँ लिख देंगे टॉप पे, x की वैल्यू 6 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp3d, sp3d2। चलो चेक कर लेते हैं, टेबल देख लो। 6 की वैल्यू देखो, ये 6 की वैल्यू है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? नीचे देखो sp3d2। और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री यहाँ से देख लो। कैसे पता लगाएंगे भाई ज्योमेट्री का? ये देखो ज्योमेट्री, अगला स्टेप है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री आपकी s, ऊपर 1 नीचे 2 3 4 5 6, ये ज्योमेट्री होगी। अब 6 पोजीशंस हैं और 6 ही एटम हैं, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6।
जहां पर शेप क्या होगी, स्क्वायर, ऊपर पिरामिड नीचे पिरामिड। तो यहाँ पर देखो जैसे आपने फ्लोरीन लगा दिए ना, तो आपने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, और जैसे स्ट्रक्चर तैयार हो गया वैसे ही आपने इसकी शेप बता सकते हो। इसकी शेप है स्क्वायर, इसकी शेप है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। इसकी शेप है स्क्वायर पिरामिडल, नहीं बाई पिरामिडल, क्योंकि दो पिरामिड है ऊपर भी नीचे। या फिर बोल सकते हो इसकी जगह क्या बोल सकते हो, या फिर ऑक्टाहेड्रल इसको बोल सकते हैं, या फिर ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, और वो क्वेश्चन है नंबर 5, जिसका नाम है क्या, SF4, SF4। अब SF4 की कोई बिना ड्रॉ करे शेप बता सकता है? बिना ड्रॉ करे शेप, मैं फिर आपको बताऊंगा क्या चीजें गलती करते हैं हम बिना ड्रॉ करे शेप। लक्ष्य दहिया जो कि जीनियस है, बिना ड्रॉ करे शेप बता रहा था, गलत है। स्क्वायर प्लानर बिल्कुल गलत है। अंशिता गलत है, प्रिया गलत है। ये रिजल्ट निकलते हैं। मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जीनियस से जीनियस बच्चा भी बिना ड्रॉ करे शेप गलत ही बनाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पलक गलत है। अब यहाँ पर क्या है सीखने लायक SF4 का, देखो फिर से, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 8 6, 6 हो गए वैलेंस। फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 28, ऐड कर दो 34, 34 को डिवाइड करो किससे, 8 से। ये तो पूरा डिवाइड हो ही नहीं रहा, अच्छी बात है। जितना हो रहा है उतना करते हैं, 32 आ गया, 8 4 जा 32, माइनस करो 2 आ गया। अब जो भी रिमाइंडर आया है उसको 2 से डिवाइड करना है एवरी टाइम, 2 1 जा 2। तो हमारा पैटर्न बता रहा है 4 बॉन्ड और एक लोन आएगा। हालांकि ये बात 98% में बिल्कुल ठीक होती है, 4 बॉन्ड एक लोन। बस दो क्वेश्चन है जहां ये बात मैच नहीं कर पाती, एक वाटर और एक आपका आएगा एक H2O और एक अमोनिया, ठीक है। बस बाकी हर जगह बिल्कुल ठीक होती है। ओके, तो यहाँ पर अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है एक्स की वैल्यू कितनी आई है? इतने इतना तुमने पढ़ा है। देवेश ठीक है, आकाश मलिक गलत है, आयुष गलत है, निखिल ठीक है, प्रिया गलत है, जितेश गलत है, चित्रा गलत है। यही तो सिखाना है मुझे, ये तो मेरा काम है आज का। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि जहां पर दो दो आंसर हो, कोई बच्चा 4 कह रहा है, कोई बच्चा 1 कह रहा है, कुछ बच्चे 5 कह रहे हैं, वो ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं एवरी टाइम। 4 और 1 को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होगी, sp3d। कैसे पता लगा? टेबल, टेबल है हमारे पास, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। टोटल क्वेश्चन है 26, आप 10 क्वेश्चन में टेबल देख लो, उसके बाद जिंदगी भर टेबल नहीं देखोगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 5, ये रही, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। ज्योमेट्री क्या है यहां से देख लेंगे, राइट। तो यहां से आपकी ये आ गई x की वैल्यू कितनी है, 5। हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसे देखेंगे, यहाँ पर एक सल्फर है और ज्योमेट्री वो क्या बता रहा था, 1 2 3 4 5, ये ज्योमेट्री है। जगह कितनी है, 5। एटम कितने हैं, सिर्फ 4। इसका मतलब एक जगह खाली रहेगी और उसी पे लोन पेयर आएगा। बस आपको ये पहचानना है किस पोजीशन पे लोन पेयर आएगा। 1 2 3 4 5, बताइए किस पोजीशन पे लोन पेयर आएगा। 1 2 3 4 5, कम ऑन, क्या बात है, क्या बात है, यही तो बच्चे चाहिए। अब यहाँ पर जो लोन पेयर है वो 1 पे आएगा, बस इतना ध्यान रखना। और जितने आंसर आए थे 1 के, इतने थे कि मैं काउंट भी नहीं कर सकता। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। देखो, आपको 1 पे लोन पेयर रखना है, ठीक है। तो 1 पे आपका लोन पेयर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे, इस शेप को हम बोलेंगे क्या, ये जैसे हमने फ्लोरीन और लोन पेयर लगाया तो आपका स्ट्रक्चर तैयार हो चुका था, और इस शेप को बोलेंगे हम क्या, सी सॉ। इसको हम सी सॉ बोलेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि ये कितना खास था, ये क्वेश्चन कितना खास था। कई बच्चों ने सी सॉ पहले ही बता दिया। तो आप एक बार देखो आपके साथ क्या होने वाला है नवंबर दिसंबर में। ये
एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है, जैसे कि मैंने बताया इसके कई क्वेश्चन आज मैंने देखे थे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखना एक बार 20 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप, इनमें से कौन टेट्राहेड्रल शेप का नहीं है, बताइए ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी। कौन टेट्राहेड्रल शेप का नहीं है? बहुत बढ़िया, पलक, ज्योति, रेणु, हर्षिता, अदिति, आदित्य गलत है, बाकी वंश गलत है, ऋतिक ठीक है, जितेश गलत है, प्रियांशा ठीक है, ओम प्रकाश राय गलत है, धनंजय ठीक है। यार इतना डिटेल में समझाया। सहारिका ठीक है, चलो कोई नहीं, 90% आंसर ठीक आए हैं, 10% बच्चे हैं वो सीख जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कई बच्चे तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। SF4 अभी तो पता लगा SF4 की शेप क्या है। दिस इज नॉट टेट्राहेड्रल, इसकी शेप का नाम है सी सॉ। तो तुम ये मान लो जितने भी स्ट्रक्चर हम आज कर रहे हैं ना, वो एग्जाम में दो जरूर आने हैं। और कैसे आएंगे, वो इसी फॉर्मेट में पूछेंगे, किसकी शेप क्या है, किसकी शेप क्या है। और ना, गेम कुछ ऐसा खेला गया है आपके साथ कि आप शेप तभी बता पाओगे, शेप का आंसर आप तभी बता पाओगे जब आप ये 5 स्टेप फॉलो करोगे, नहीं तो जल्दबाजी में गलतियां होंगी। मैं बता दूं आपको पहले ही, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, फिर 5वें स्टेप में जाके शेप आएगी और वो शेप ही पूछेंगे। और ऐसा ताना बाना जोड़ेंगे वो कि अच्छे अच्छे फंस जाएंगे उसमें। इसलिए शांति से काम लो और थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलो, गलती कभी नहीं हो सकती। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपके पाले में घेरता हूं और देखते हैं कितने क्वेश्चन आप समझ पाए हो। जल्दी से बताइए, नंबर 6 का आंसर ClF3। ClF3 को स्टेप बाय स्टेप कीजिए और बताओ इसकी शेप क्या होगी। ईमानदारी से अपने आप पेन चला के। ज्योति ये गलत है, लक्ष्य ठीक है, देवेश ये गलत है भाई, नितेश ठीक है, वेरी गुड नितेश। हाँ निखिल ये ठीक है, रेनू ठीक है। ओके, तो इसकी शेप है टी शेप। लेकिन जो जीनियस बच्चे हैं वो इसको बैंट टी शेप बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, जरा ध्यान से सुनना, इसका भी रीजन। रीजन कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए आपके प्लस, कितने हो गए टोटल, 7 होते हैं, इसके भी 7 ही होते हैं। तो 21, 7 प्लस में 7 3 जा 21, ऐड कर दो 28, 28 को डिवाइड कर दो 8 से, तो 8, 24, कितना आया, 4 आया, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 बॉन्ड 2 लॉन। बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी। कम ऑन हरी अप, 3 बॉन्ड 2 लॉन, एक्स की वैल्यू क्या होगी। अभी भी अगर कोई गलत है तो उनमें नितेश गलत है। बहुत बढ़िया, बाकी इस बार 100% ठीक है सारे। ये हुई ना बात, एक्स की वैल्यू 5 होगी। इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन 5 का क्या होता है, अब आप थोड़े परफेक्ट हो गए हो तो sp3d, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लो मैं बना के दिखाता हूँ ज्योमेट्री, 1 2 3 4 एंड 5। अब थोड़े परफेक्ट हो गए आप। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, जगह 5 है लेकिन एटम 3 ही है, तो 2 लोन पेयर। बाकी यहाँ से भी देख सकते थे, ये भी 2 लोन पेयर बता रहा है। तो 2 लोन पेयर कहाँ लगाओगे, एक यहाँ लगाओगे, एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर आप यहाँ लगाओगे। ठीक है, और जैसे आपने लोन पेयर लगा दिए, तो जो ये जो बॉन्ड है ना, ये बिल्कुल सीधा नहीं रहता, ये बिल्कुल हल्का सा बैंड हो जाता है। यानी ये जो बॉन्ड है, ये आपके हल्के से बैंड हो जाते हैं। हल्के से बैंड करना है, ये नहीं कि तुम सारे बैंड कर दो। ठीक है, तो फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये बैंड क्यों होते हैं, इट इज ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। सो इसकी शेप क्या हो जाती है आपकी, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब आप इसकी शेप बता सकते हो, इसकी शेप है बेंट टी शेप। ठीक है, इसको बेंट टी शेप बोलते हैं। क्लियर। अगले एग्जाम्पल की तरफ अगर हम चलें, तो ये है आपका 5 6 7 IF
7, नंबर 8 है, नंबर 8 की तरफ देखें तो हम PCl3, BRF5, सिंपल सिंपल ही बोल देता हूँ यार, क्यों इतना बच्चों की तरह ऐसा करें। एक तो वो हो गया आपका IF7, एक 8, एक 9 और एक 10। इनकी ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, दीज आर द होमवर्क। ये 4 होमवर्क मैंने आपके दिए हैं। जितनी ईमानदारी, जितना ऑनेस्ट रहोगे ना आप मिरर के सामने, उतनी लाइफ आपको ना पूरी ऑनेस्टली इतनी चीजें देगी जितनी आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप अपने अपनी नजरों में ही ऑनेस्ट नहीं हो ना, तो आप चाहे कुछ भी हो, किसी भी बड़े इंसान को देखो, उनकी बायोग्राफी पढ़ो, वो सबसे पहले एक अच्छे इंसान है, ऑनेस्ट है अपने साथ। सचिन तेंदुलकर बहुत ऑनेस्ट, बहुत मतलब उनका बात करने का तरीका ही पता लग जाएगा। तो पहले वो अपने साथ ऑनेस्ट बनना होता है। तो देखते हैं भाई कितने बच्चे कर पाएंगे। अब हमारा लास्ट पैटर्न है वो है अंडरलाइन, और हमारा आज की क्लास जो होती है वो खत्म। क्योंकि मेजर पोर्शन था आज का, तो अंडरलाइन जो है हम 2 पेज की नहीं 1 पेज की करेंगे। स्ट्रेटेजिकल बदलाव समय के साथ साथ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम एक ही पैटर्न में तो नहीं चल पाएंगे। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, ये बहुत जरूरी है। तो आपकी एनसीईआरटी और इसका चैप्टर नंबर 7। तो आज 1 पेज की अंडरलाइन करनी है, उस पेज का नाम है 167। और 167 के अंदर 2 बहुत खास खास बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सुनना जरा ध्यान से। देखो हम यहाँ तक आ गए थे, ये इस पोजीशन तक हम आ चुके थे। अब समझना आगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली चली हुई थी। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जाहिर सी बात है यार, टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। नाइट्रोजन सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कुछ बेसिक टर्म है, मैं रोज एक टर्म अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सबसे बड़ा धोखेबाज है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। धोखा, धोखा इन द सेंस, यार बेचारा हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ ईमानदारी से इलेक्ट्रॉन शेयर करने ही तो आया था, लेकिन फ्लोरीन ने उसके साथ धोखा किया। क्या किया उसने, वो दोनों शेड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लिए, अट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, जो कि डील नहीं हुई थी। आपको मेरी आवाज आ रही है, प्लीज बताइए। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रही है। तो ये डील नहीं हुई थी इनके बीच में, बट ये ना 3 एलिमेंट बहुत ज़्यादा धोखेबाज हैं। इनको मैं हमेशा समझाता हूँ बच्चों को। ये देखो, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिए, शेड पे इलेक्ट्रॉन करे हैं। तो इस बेचारे को डर लगने लग गया कि मेरे इलेक्ट्रॉन गए यार, और फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसलिए डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव दिखाया जाता है। तो ये 3 दोस्त ऐसे हैं जो पूरी पीरियोडिक टेबल के एक तरह से गैंगस्टर बोल लो, एक तरह से पीकी ब्लाइंडर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। ये बहुत ज्यादा गंदे हैं। ये दूसरों से शेयर करवाते हैं पहले इलेक्ट्रॉन, और फिर उनको खोस लेते हैं। ठीक है ना। तो फ्लोरीन इन काम में इनका बादशाह है, इन तीनों का हेड मेंबर है। ये इतना गंदा है कि कभी कभी जरूरत पड़ती है ना, तो ये अपने खुद के दोस्तों को भी नहीं छोड़ता। इतना गंदा है कि कभी कभी जरूरत पड़ती है ना, तो अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ता। ClF3, सी एल एफ भी इसका सगा भाई है। और इसके साथ भी ये शेड पेयर इलेक्ट्रॉन करता है ना, तो उससे भी छीन लेता है ये। मतलब उसके साथ भी शेड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ये। कौन, फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4.0। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली कुछ नहीं है, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने को ही बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो डाई नाइट्रोजन जो होती है ये डाई एटॉमिक गैस होती है, N2 गैस होती है, और बाकी जितने भी हैं वो सारे सॉलिड होते हैं। ये आगे जाके खुलासा होगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन को छोड़ देना, बाकी सभी के सभी एलोट्रॉपी शो करते हैं। एलोट्रॉपी पता है किसे कहते हैं? अपने ही कंपाउंड के साथ एक लंबी चेन बनाना, जैसे कार्बन, वो तो कैटिनेशन होती है, ठीक है। इससे बाकी जितने भी जैसे फास्फोरस के
दो एलोट्रोप होते हैं, ठीक है ना, जैसे कार्बन के डायमंड, ग्रेफाइट, ये एलोट्रोप होते हैं ना, ऐसे ही अगर नाइट्रोजन को छोड़ दें तो बाकी सभी एलिमेंट एलोट्रोप बनाते हैं। कैटिनेशन भी आएगा, हो सकता है आज ही क्लास में आ जाए या कल की क्लास में आ जाए। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी को की बात करें तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी में ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पूरा परिवार है ना, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, ये पूरा परिवार या तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है या +3 या +5। मैं एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। PCl5 सुना होगा, बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, यहाँ ये +5 में है। PCl3 आप कल की क्लास में सुनोगे, आज होमवर्क भी दिया है इसका, ये +3 है। नाइट्रोजन की बात करें तो अमोनिया एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर नाइट्रोजन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये तीनों के तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ये परिवार, ठीक है। और एक अजीबोगरीब एलिमेंट है बिस्मिथ, जो क्या करता है, टॉप टू बॉटम आते 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 सभी +5 +5 +5, ये आते आते ये +5 की जगह, बिस्मिथ +5 की जगह क्या शो करता है, क्या शो करके ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, 3, 3 शो करके इंटरेस्टेड होता है। कोई बता सकता है मुझे ऐसा क्यों है? बिस्मिथ +5 शो करना चाहिए बट ये करता है, ऐसा क्यों है? बहुत बढ़िया, नहीं, लक्ष्य दैया गलत है, निखिल और नितेश, बस ये 2 ही ठीक हैं, इसके अलावा कोई ठीक नहीं है। नव्या, दिस इज सो इम्प्रेसिव नव्या, ये बिल्कुल ठीक है, 3 स्टूडेंट ठीक हैं बस। नहीं देवेश, ऐसा भी नहीं है, हाँ ठीक है, इनडायरेक्टली देवेश का आंसर भी ठीक है, रेनू ठीक है, आंसर है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिस्मिथ खुश होता है +5 की जगह +3 शो करके, इसे इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। एबिलिटी ऑफ एन एटम, आपको पता है इस फैमिली, इस परिवार में नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, इस परिवार में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2 और Np3, राइट, NH2 Np3 होती है। जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो ना, तो NH2 Np3 रूल तो क्या होता है, रूल ये होता है कि ये पांचों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और +5 शो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं तो एस इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, सिर्फ 3 ही पार्टिसिपेट करेगा। द फिनोमेना इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ऐसा भी क्यों हुआ, ऐसा भी क्यों हुआ, क्योंकि क्योंकि जैसे-जैसे आप नीचे जाते हो तो शील्ड जो है वो पुअर होता चला जाता है। आपको मैं बताऊँ ये बात ना, रजिस्टर के टॉप पे लिखते रहा करो, बहुत खास-खास बातें हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास अब आनी शुरू हो जाएगी, उसको भी देखते रहा करो। सबसे कमाल का शील्ड कोई बनाता है ना तो वो एस बनाता है, बेशक से 2 इलेक्ट्रॉन हो। फिर पी बनाता है और सबसे बकवास शील्ड जो बनाता है वो एफ बनाता है। पता है क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आके एक जगह बैठ जाते हैं। इसमें एस में बेशक से 2 इलेक्ट्रॉन हो, स्फेरिकल है, लगातार राउंड लगाते रहते हैं स्फेरिकल में। यहाँ सारे 14 के 14 इलेक्ट्रॉन एक जगह आके बैठ जाते हैं, इसलिए इसका शील्ड जो है वो बकवास बनता है। अब जब शील्ड ही बकवास होगा, सोचो, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो यहाँ 7s इलेक्ट्रॉन है, 2, और 6s इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये तो मैं वैसे ही बना के दिखा रहा हूँ, ये पूरा सर्कल मान लो ऐसे बना दिया एटम का, ये 6f इलेक्ट्रॉन यहाँ आके 6f इलेक्ट्रॉन आराम से बैठ गए। तो ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है, इनका तो रास्ता साफ हो गया। ये तो अब इस न्यूक्लियस से तेजी से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी शील्ड पुअर हो गया। तो सबसे पुअर जो शील्ड बनता है, हालांकि 4f जो है यहाँ, मतलब एफ है मान लो, अभी अभी इतनी डिटेल में मैं नहीं जा सकता, डी ब्लॉक में जाएंगे, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं पुअर शील्ड, ठीक है। अब जैसे जैसे आप नीचे आओगे, सोचने वाली बात है, नाइट्रोजन हो गया आपका दूसरा पीरियड, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, छठे पीरियड आते आते तक तो एफ की एंट्री आ जाती है। एफ क्या करता है, शील्ड पुअर बनाता है, इसीलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एस के इलेक्ट्रॉन वो अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस से, क्योंकि आपका शील्ड बकवास है, पुअर है, ठीक है। तो इसीलिए ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो अभी तक तो आप इतना याद रखो कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, बिस्मिथ 5 की जगह 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लगता है, एंड दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। as we go down the group, s electron do not participate in bond formation, this is called inert pair effect. Clear? Inert pair effect. अब मैं जो बात बता रहा हूँ, ये रजिस्टर के टॉप पे अच्छी तरह से लिख लेना भाई, ये कुछ ही बच्चे जानते हैं।
पता है आपको, एक पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा बंदा है जो बिस्मिथ को मजबूर कर देता है 5 बॉन्डिंग बनाने में, और उसका नाम है फ्लोरीन। अभी अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, ये सबसे बड़ा गैंगस्टर है इस पूरी पीरियोडिक टेबल का। जो 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बिस्मिथ कह रहा है भाई मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग नहीं कर सकता, लेकिन फ्लोरीन एक ऐसा बंदा है जो इन 2 इलेक्ट्रॉन को भी अंदर से खींच के निकाल लाता है बाहर, और कहता है कि मैं 5 बनाऊंगा तो 5 बनाऊंगा। बस अकेला बिस्मिथ को मजबूर होना पड़ता है इसके सामने। ये बात एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और नीट में बताई गई है। ठीक है, तो टॉप पे लिख लो, बिस्मिथ कभी भी F5 नहीं बनाता, लेकिन उसको मजबूर होना पड़ता है फ्लोरीन के सामने ऐसा करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, याद करने के लिए मैंने आपको ये तरीका बता दिया है। और अगर हम आगे चलें इस कहानी में, तो नाइट्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो +1 भी शो कर देता है, 2 भी करता है और 4 भी करता है। अगर आप N2O को देखोगे, इसे लाफिंग गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, इसमें नाइट्रोजन +1 है। अगर आप NO को देखोगे, इसे नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, इस पे +2 है। अगर आप NO2 को देखोगे तो ये ब्राउन गैस होती है, इसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन +4 भी है। तो ये तीनों में आपका शो होगा। ओके, और आगे चलें तो एक और खास बात है यहाँ पे, और इसके बाद तो खैर टॉपिक खत्म ही हो गया। नाइट्रोजन जो है उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। आपको ये तो खैर पहले ही पता होगा। 1s2 2s2 2p5, सॉरी 2p3, तो यहाँ पर p पे ही खत्म, 2p पे ही खत्म हो गया, 3 का तो नाम ही नहीं आया, तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। यही वजह है कि नाइट्रोजन आपका मैक्सिमम अगर कोवेलेंसी शो करेगा तो वो कितनी करेगा, सिर्फ 4 करेगा। कई बच्चे कहते हैं सर 4 कैसे कर लेगा, पी में तो यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 3 ही करेगा। तो मैं बता दूं, ये एन एफ एन एच, सॉरी 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 सॉरी, इसको कौन नहीं जानता, एन एच, एक मिनट, ओके, इसको कौन नहीं जानता, NH4 पॉजिटिव, है ना। तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है। इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 4। 3 तो समझ में आते हैं, चौथा समझ में नहीं आता यार, ये चौथा कैसे बना लिया। देखो ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, 3 बॉन्ड तो बना लेता है। पता है ये ना, चौथा बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। इसके साथ तो नॉर्मल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये जो है दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। इसलिए नाइट्रोजन के मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनते हैं, 4। कई लोग पूछते हैं कि 4 से ज्यादा नहीं बन सकती, क्यों नहीं बन सकती, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता। तभी तो आपने देखा ही नहीं होगा कि NCl5 को कभी होता ही नहीं है। PCl5 हाँ जी ये हो सकता है, रीजन एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सारे जब आएंगे तो इनका आंसर आपको देना है। अच्छा, लास्ट जो टॉपिक बात रहेगी बताने की वो खत्म हो गया अब तो खैर। नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसे तोड़ने के लिए 941.4 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगती है। इसीलिए नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, इनर्ट होता है। आज का दूसरा क्वेश्चन लिस्ट का, मैं तो लिस्ट बना ही रहा हूं, आप भी बना लो। ये दूसरा क्वेश्चन है, तो मैं हर लिस्ट में जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ ना उसके सामने मैं R1 R2 ये लगाता रहूंगा, क्योंकि ये मेरे पहले से ही स्लिप में मौजूद होते हैं। तो ये R2 है, R2 का मतलब लिस्ट का दूसरा क्वेश्चन, कल मैंने एक करवाया था क्या, वाई नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, बिकॉज इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत हाई होती है, कितनी, 941 किलो जूल पर मोल। इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए आपके रूम में अगर नाइट्रोजन है तो वो बॉन्ड तोड़ेगी नहीं, ये लेस रिएक्टिव होती है रूम टेम्परेचर पर। इट इज ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर, ये हो गया आपका R2 यहाँ पे खत्म। अब और एक लास्ट बात, और आज की क्लास यहीं पर होती है समाप्त। हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। क्या नाइट्रोजन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता, क्यों, बेशक ये 3 बॉन्ड में स्ट्रांग हो, लेकिन आपको पता है, आपने N2 सुना होगा, आपको पता है फास्फोरस P4 भी होता है, और ये कैटिनेशन शो कर सकता है। अपने ही
एटम के साथ एक लंबे श्रृंखला बनाना, बॉन्ड पे बॉन्ड बनाना कैटेनेशन कहलाती है, बट ये कभी कैटेनेशन नहीं बनाता। क्योंकि नाइट्रोजन P4 से बोला कि मेरी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 941 941 है। फास्फोरस बोला कि तू ट्रिपल बॉन्ड लेके आया है, तू एक बार सिंगल सिंगल बॉन्ड में आ जाना मेरे साथ। तो फास्फोरस कह रहा है सिंगल सिंगल बॉन्ड में आ। तो नाइट्रोजन बोला ठीक है सिंगल सिंगल बॉन्ड में आ जा। जब सिंगल सिंगल बॉन्ड में आया तो नाइट्रोजन को उसकी औकात का पता लगा। नाइट्रोजन की अब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किससे, फास्फोरस से भी कम होगी। तो इसीलिए फास्फोरस कैटेनेशन शो कर देता है, नाइट्रोजन कैटेनेशन शो नहीं कर पाता। एंड द रीजन इज द सिंगल NN बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल PP बॉन्ड। यही वजह है ये कैटेनेशन शो नहीं कर पाता, नाइट्रोजन कैटेनेशन शो नहीं कर पाता। और ये भी क्वेश्चन जो अभी एनसीईआरटी में तो है नहीं, बट जब हम लिस्ट बनाएंगे तो ये सारे के सारे निकल के सामने आएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की यहाँ तक की क्लास जो होती है अब खत्म। थैंक यू सो मच। आगे चल के सब पता लगेगा, अभी एकदम से एक दिन में तो मैं सारा क्या एक्सप्लेन करूं यार, ये 22 दिन का चैप्टर है, तो सारी कहानी आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।